हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शपथ बैच 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्या? आज भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2 करवाने वाला हूं। इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको डिटेल में समझेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एई के पेपर में आया है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। ठीक है, इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट आर सेम। नेटवर्क और सर्किट दोनों सेम होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे नेटवर्क और सर्किट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे कि नेटवर्क और सर्किट भी अलग अलग होता है। चलो मैं बताता हूं। देखो, दोनों अलग अलग होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या? जैसे जो नेटवर्क होता है ना, उसमें क्लोज्ड पाथ होना पॉसिबल नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि उसके अंदर क्लोज्ड पाथ हो ही हो। लेकिन जो सर्किट होता है उसके अंदर क्लोज्ड पाथ होना ही चाहिए। ठीक है, इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट भी देख लो। इसमें क्या लिखा है? फॉर अ नेटवर्क टू बी ए सर्किट, किसी भी नेटवर्क को सर्किट बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए और उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी होना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये याद रखिएगा इसे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड सर्किट आर सेम, जी नहीं। नेटवर्क और सर्किट में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिकल सर्किट शुड हैव एटलीस्ट वन क्लोज लूप, जी हाँ। आंसर इज सी। ठीक है, आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। देखो, यहाँ पे आप लोग वो जो लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव वाली चीज होती है ना, उसको समझोगे। देखो यहाँ पे बोला है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का हमें ग्राफ पता होना चाहिए, करंट और वोल्टेज का, तभी तो बना पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज बना लिया, यहाँ पे करंट बना लिया। तो एक वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जिसका वोल्टेज क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो ये वोल्टेज कांस्टेंट है। इसको आप पीछे भी ले जा सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू तो दोनों सेकंड हाफ में जा सकती है ना, पीछे भी ले जा सकते हो। मतलब मान लो कि +5 वोल्ट है, तो ये +5 वोल्ट की बैटरी है, ये दोनों हाफ में बनी हुई है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू भी है और मतलब इधर भी और इधर भी। चलो, अब तुम मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ है ये कैसा है? ये ग्राफ देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं, इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? अब देखो, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ है भाई। ठीक है ना? फटाफट से बता दो, ये ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? देखो, पैसिव के लिए किस में होता है? पैसिव के लिए होता है फर्स्ट एंड थर्ड में। जो भी फर्स्ट और थर्ड में ग्राफ लाई करेगा वो पैसिव हो जाएगा। एक्टिव के लिए क्या होता है? एक्टिव के लिए होता है सेकंड एंड फोर्थ में। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तो ऐसे एलिमेंट को हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, समझे? तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे और ये कैंसिल। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स तो वैसे भी एक्टिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट नहीं है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब बाइलेटरल क्या है? बाइलेटरल कब होगा? जब फर्स्ट और थर्ड में अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ होता है। लेकिन यहां पे क्या अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ है? जी नहीं। तो ये क्या होगा? यूनिलेटरल। तो आंसर हो जाएगा एक्टिव एंड यूनिलेटरल। आंसर इज सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये यहाँ पे समझाया है कि अगर एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का? 0, है ना? और एमीटर का? एमीटर का भी 0, समझे? एमीटर और वोल्टेज सोर्स दोनों का 0, करंट सोर्स और वोल्ट मीटर दोनों का इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज सोर्स की बात चल रही है, 0 होता है। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0, और उसका ग्राफ हो गया कुछ ऐसा। और आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, जिसमें करंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। अब देखो, ये डीएमआरसी में क्वेश्चन आया था, डेटा वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आई डोंट नो आपको वैल्यू मालूम है या नहीं। वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो ये कितना होता है? 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। मतलब कॉपर एक कंडक्टर है, मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे होंगे, तो वही बोल रहा है कि पर मीटर क्यूब में कितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। तो 8 × 10⁻28। ठीक है, अब ये मैं आपके लिए कुछ डेटा लेके आया हूं कॉपर का, है ना? देखो इसे भाई, कॉपर में बहुत सारी चीजें होती हैं याद रखने की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉपर। ठीक है, क्योंकि हर एक मशीन में कॉपर ही यूज हो रहा है। ठीक है ना? ये ग्रुप नंबर 11 का है, पीरियड इसका 4 है, ब्लॉक डी है, एटमिक नंबर 29 है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दिया है। आपको जो मेनली याद रखना है वो ये है, मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1084। और आप लोग मुझे एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट
बताएंगे कमेंट्स में, समझ गए? एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है? फिर और क्या याद रखना है? डेंसिटी, ये भी याद रखनी है। कॉपर की डेंसिटी क्या होती है? 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना चीज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर इसके बाद देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का चार्ट है, किसकी कितनी रेजिस्टिविटी होती है। आपको बहुत सारे मटेरियल्स की नहीं तो कम से कम 4 मटेरियल्स की तो आपको रेजिस्टिविटी पता ही होनी चाहिए। जैसे कि यहां पे है कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर की भी पता होनी चाहिए। ये सिल्वर, ठीक है? तो सबसे कम रेजिस्टिव कौन सा है? सिल्वर है। उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है? कॉपर की। थोड़ी और ज्यादा किसकी है? गोल्ड की। और सबसे ज्यादा इन चारों में किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की है, मतलब ये सबसे अच्छा कंडक्टर है, सबको पता है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन आया था, बीओटी। पहली बात तो बीओटी क्या होता है? तो बीओटी होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो ये क्या होता है? 1 किलोवाट आवर को आप एक यूनिट कहते हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसी में मेजर करते हैं, यही 1 बीओटी होता है, ठीक है? अब और भी बताओ कि 1 किलोवाट आवर और क्या क्या होता है? 1 किलोवाट आवर 860 किलो कैलोरी भी होता है, यही 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी होता है। समझ गए? यस। और मैंने आपको कल भी एनर्जी का एक क्वेश्चन कराया था, 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्क्स होता है, ये भी मैंने आपको कल कराया था, ठीक है ना? अच्छा एक चीज और बताओ, एक कैलोरी कितना होता है? एक कैलोरी, तो एक कैलोरी भी पता होगा आपको, 4.182 जूल्स। लगभग लगभग 4.2 जूल्स कह देते हैं एक कैलोरी को, ठीक है? तो इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपका एनर्जी के यूनिट वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 1 बीओटी इज 1 किलोवाट आवर। अंडरस्टूड? देखो यहां पे भी इस स्लाइड में यही सब लिखा हुआ है जो मैंने पहले लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो पढ़ो इसको खुद। एक 40 वॉट का बल्ब है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रूम हीटर, ठीक है? रूम हीटर कैसी चीज है? एक प्योरली रेजिस्टिव चीज है। तो एक 40 वॉट का बल्ब मैं बना देता हूं, और एक रूम हीटर मतलब एक रेजिस्टेंस की सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ पे कोई ना कोई बैटरी लगी होगी। ये बल्ब है 40 वॉट का, बोल रहा है कि बल्ब को अब 100 वॉट का कर दिया तो हीटर क्या होगा? हीटर में आउटपुट इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर बल्ब की रेटिंग चेंज कर रहे हैं तो करंट पे फर्क पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हीटर का आउटपुट भी चेंज होगा। अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज? तो यार देखो सिंपल है, अगर आप 40 वॉट का बल्ब का रेजिस्टेंस R40 मान लेते हो और 100 वॉट का बल्ब का रेजिस्टेंस R100 मान लेते हो, तो मुझे बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? देखिए आप सबको पता है पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस। जिसकी रेटिंग कम उसका हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो R40 ज्यादा होगा R100 से, ठीक है? अब हमने किया क्या? हमने 40 को 100 वॉट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस को घटा दिया। जब 40 को 100 में कर दिया मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो करंट इंक्रीज हो जाएगी, हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्त? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हो जाएगा, है ना? तो आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, एक स्टेबल वोल्टेज सोर्स से, ठीक है? हाउ डू करंट एंड पावर ऑफ रजिस्टर R1 चेंज व्हेन द R2 इज डिक्रीज्ड बाय हाफ? मतलब R2 को क्या कर दिया है? आधा कर दिया है, तो R1 के पावर और करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करता है कि अगर R2 में आधा कर दिया है तो R1 की जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें से ज्यादा करंट जाएगी, पावर भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चे समझ ही गए होंगे ऑलरेडी। ये R1 है, ये R2 है, ये V, ये R1, ये R2। इस R2 के अक्रॉस जो कौन सा चेंज कर रहे थे? R2 चेंज कर रहे थे ना? हाँ, तो R2 को चेंज करके हाफ कर रहे थे, लेकिन R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रहा है वो तो V ही लग रहा है ना, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो तो इसी वोल्टेज के हिसाब से करेगी करंट फ्लो। तो सिंपल सी बात है, R2 में चेंज आप कुछ भी करते रहो, R1 के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके अक्रॉस एक फाइनाइट वोल्टेज है।
जो करंट फ्लो करेगी वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, ना कि R2 के वैल्यू पर, है ना, क्योंकि पैरेलल में। सीरीज में होता तो कहानी अलग होती, इसीलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। करंट, बोथ करंट एंड पावर विल बी कांस्टेंट। क्लियर है? आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। तो मैं मानता हूं ऐसे क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी बनाना जानते होंगे, बट फिर भी मैं एक प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं। इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आपको समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए, जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आए ना, तो उसमें हमेशा जो नोड होते हैं उनकी मार्किंग कर लिया करिए। जैसे यहाँ पे ये ए है, तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट भी बी होगा। अब ये सी कह रहा है, तो ये जो शॉर्ट सर्किट पाथ है उसके थ्रू डी बराबर हो जाएगा सी के। ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, तुमने फिगर के अंदर मार्क कर लिया कि कौन सा नोड कौन सा वैल्यू का है। तुम्हें क्या करना है, जिनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उनको लिखना है ऐसे, ऐसे ए और बी, और जो भी आपने एक्स्ट्रा माना है उसको हमेशा बीच में लिखना है, तो ये सी। अब ए से सी के बीच में कितना है, देखो ए से सी के बीच में ये भी है और ए से सी के बीच में ये भी है। तो जब दो पॉइंट्स के बीच में दो रेजिस्टेंस हो तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो 15 और 10 का पैरेलल आ जाएगा। बेसिकली मैं यहां पे लिख देता हूं 15 पैरेलल 10। और बी और सी के बीच में कौन सा है भाई, देखो 6 है और 4 है कि नहीं। तो यहां पे आ जाएगा 6 पैरेलल 4। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो आर ए बी कितना आएगा, इसको सोल्व कर लो। 15 इंटू 10 150 अपन 25, 6 प्लस 6 चौक 24 अपन 10 2.4, मतलब 8.4 आ जाएगा। है सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे। ये है कॉन्सेप्चुअल चीज। ठीक है, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। पहली बात तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो किरचॉफ्स लॉ किस पर लगता है, किस पर नहीं लगता। ओम्स लॉ तो सबको पता है, ओम्स लॉ किस पर लगता है, लीनियर सर्किट्स पे लगता है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ के लिए क्या कहानी है, किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू पैसिव एलिमेंट्स। गलत बात भाई, एप्लीकेबल है। किरचॉफ्स लॉ नॉट एप्लीकेबल टू लम्प्ड पैरामीटर्स, ये भी गलत बात है भाई। पैसिव पे भी लगता है, एक्टिव पे भी लगता है, लम्प्ड पे भी लगता है। और नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। किरचॉफ्स लॉ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पर भी लगता है। नॉन लीनियर रेजिस्टर मतलब डायोड, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये सारे नॉन लीनियर पैरामीटर्स हैं। इस पर भी किरचॉफ लॉ लगता है, ओम्स लॉ नहीं लगता। समझे? तो ये कह रहा है नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर, ये गलत बात है। नॉन लीनियर पर एप्लीकेबल होता है। तो सही कौन सी चीज है इसमें, ये सही चीज है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, आप सबको पता है ना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में चारों पैरामीटर्स कैसे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, उस पर किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए उसका एक अलग से डेरिवेशन होता है, उसके थ्रू वोल्टेज और करंट की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है। तो अगर ये चीज आपको नहीं पता थी तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए। किरचॉफ्स लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के लिए नहीं लगता, लंप्ड पे लगता है, पैसिव पे लगता है, एक्टिव पे लगता है, लीनियर पे लगता है, नॉन लीनियर पे लगता है। और यही है आपका अगला क्वेश्चन। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइड टू सर्किट विद, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पर अप्लाई होगा, क्या लीनियर पर सिर्फ, क्या नॉन लीनियर पर सिर्फ, क्या लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव पर, ये सब पर लगता है। लीनियर पे, नॉन लीनियर पे, एक्टिव पे, पैसिव पे, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट पे, एज वेल एज लंप्ड पे भी, लंप्ड पैरामीटर्स पर भी किरचॉफ्स लॉ लगेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड पे किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में ही पूछा है। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक चीज नहीं पता होगी। ठीक है, नहीं पढ़ाया जाता है इतनी डेप्थ से, लेकिन इन लेक्चर्स के थ्रू मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो कि थ्योरेटिकल है, जो कि स्टेटमेंट में आपको दिक्कत देते हैं, उनको कवर कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि भाई मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि बच्चे को कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। वो सारे के सारे स्टेटमेंट वाली चीजें मैं आपको इस सीरीज में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे। देखो ये भी एक डेटा वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा रटने का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट कॉपर का कितना होगा। ठीक है, कॉपर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होगा, तो याद कर लो। अब इसमें मैं क्या बताऊं, देखो ये मैंने अपनी ही एक नोट्स, जो मेरे नोट्स है उसकी पीडीएफ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। और ये जो नोट्स है ये मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं। ठीक है, तो मैंने कम से कम 7-8 पेज में
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यूज, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यूज हो गई, क्लियर, बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स हो गए, और भी बहुत कुछ, काफी सारी चीजें लगभग 7 से 8 पेज के अंदर मैंने शेयर की हैं। तो आप अगर इस टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, उसमें ये सारा का सारा पीडीएफ में आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। तो कॉपर का पूछ रहा था 0.00386 होता है, और अनिल्ड कॉपर का होता है 0.00393। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है देखो, 0.00386 और 0.00393। देखो बड़ा बड़ा उसने बिल्कुल ही अब फंसा लिया हमें यहाँ पे ना, कि 0.00386 और 0.00393, उसने दोनों ही ऑप्शन दे दिए देखो, ठीक है। अब इसमें एसएससी जेई ने सही कौन सा माना है, तो इसमें इसने एसएससी जेई ने सही देखो सी को माना है, ठीक है। एसएससी जेई ने जो सही माना है मैं आपको वो बता रहा हूं, 0.00393। तो काफी क्लोज कॉल है ये, ठीक है ना। आप मतलब कोई भी इंसान इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी इतना डेफिनेटली नहीं कह सकता। मैंने जो वैल्यू लिखी है ये बिल्कुल रिसर्च करके इंटरनेट के थ्रू निकाली है, लेकिन अब एसएससी जेई ने जो माना है तो आप इसको याद कर लीजिए कि कॉपर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है अल्फा सी यू 0.00393 होता है। और एक और चीज, ये किस पर है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है। जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तब की वैल्यू है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये बदल जाएगा। आपको पता है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कल ही पढ़ा था। तो वो वैल्यू याद नहीं करनी, हमें यही याद करनी है, ठीक है। इसका आंसर सी माना है उन्होंने, आप इसको याद करेंगे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये याद और कर लेना है, ठीक है। एल्यूमिनियम को और याद कर लेना है, एल्यूमिनियम भी पूछता है, एल्यूमिनियम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी की जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक काफी सारे बच्चों ने पहले देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब इसको समझो। बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंसेस है, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। इन 3 रेजिस्टेंस की मदद से हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग 3 रेजिस्टेंसेस की मदद से। कैसे, जैसे ये रहे सारे 8 कॉम्बिनेशन, इसमें या तो तीनों पैरेलल में लगा दो, या तीनों सीरीज में लगा दो, या फिर सीरीज पैरेलल का खेल खेल लो कि भाई 2 सीरीज और 1 पैरेलल, ठीक है। 2 सीरीज 1 पैरेलल, 2 सीरीज 1 पैरेलल। या फिर आप क्या करो, या फिर आप दूसरा खेल खेल लो, 1 सीरीज 2 पैरेलल, तो 2 पैरेलल और 1 सीरीज, है ना। ये इस तरीके से, अरे भाई, है ना, इस तरीके से हो जाएगा बस। तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है 3 रेजिस्टेंस से, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। समझ में आ रही है सारी की सारी चीजें या नहीं, ये बताओ, क्लियर है ना सभी को। चलो भाई देखो इस क्वेश्चन को देखो, द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज इक्विवेलेंट टू ए लोड ऑफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, एसएससी जेई या अदर अदर एग्जाम्स में आता रहता है। इसमें होता क्या है, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, बस पूरे के पूरे सर्किट में एक डिपेंडेंट सोर्स लगा के देता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें करना क्या होता है, हमें इसको एक्सटर्नली एक्साइटेशन देनी होती है, खुद से एक बैटरी या करंट सोर्स लगा के लगाना पड़ता है, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे बैटरी भी लगा सकते हैं, मतलब बड़ा सा सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है तो करंट सोर्स लगाओ, बट ये एक सिंपल सा सर्किट है तो यहाँ पे हम एक 1 वोल्ट की बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है। क्या लगा लेते हैं, 1 वोल्ट की बैटरी, 1 वोल्ट की बैटरी लगा लेते हैं, प्लस माइनस। और आपको पता ही है करंट कितनी निकल रही है, इसमें से आई निकल रही है, ठीक है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो यहां से देखने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज अपन करंट, मतलब 1/I। तो ले दे के घूम फिर के तुम्हें आई की वैल्यू निकालनी है। तुमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, आई करंट इसमें से निकल रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वोल्टेज अपॉन करंट, आई की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो 1 वोल्ट 4 ओम के अक्रॉस भी लग रहा है, तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी भाई, यहाँ पे करंट जाएगी सर 1/4, है ना। यही 1 वोल्ट इसके अक्रॉस लग रहा है 1/4, तो इसमें करंट कितनी चली जाएगी, आई माइनस 1/4। अब तुम्हें क्या लगा देना, एक केवीएल लगा दो, एक लूप लगा दो इस तरीके से। तो देखो माइनस का 1 वोल्ट
और फिर 2 ओम में कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 इंटू आई माइनस 1/4, और प्लस का ये एक वोल्टेज सोर्स है 2i इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 2i 4i इक्वल टू 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। आई का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/8। ठीक है, आई का वैल्यू 3/8 आ जाएगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3 हो जाएगी, 8/3 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको करंट सोर्स लगा के भी सॉल्व कर सकते थे कि 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दो, उसके अक्रॉस वोल्टेज V मान लीजिए। ठीक है, तब भी सॉल्व करके देखिए, आंसर सेम आएगा, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में। आओ इसे समझते हैं। आपको भी समझने में शायद थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। देखो, बोल रहा है तीनों की तीनों जो एलिमेंट्स है यहां पे कितना कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, देखो, तुम्हें ये पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, हाँ या ना? यस सर, ये तो सबको पता है। तो भाई इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 1 वोल्ट ही रहेगा। तो जब एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, तो इसमें करंट कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 एम्पियर ही होगा। तो रजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है वो तुम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी रजिस्टर बराबर V इंटू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इंटू करंट थ्रू रेजिस्टेंस, दैट इज 1 वॉट। सिंपल सी बात। रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 1 वॉट करेगा साहब। क्लियर है? अब ये जो करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है। अब प्लस में से क्या हो रही है, करंट निकल रही है, निकल रही है। तो बेसिकली ये जो करंट सोर्स है, ये पावर डिलीवर कर रहा है। क्वेश्चन है पावर कंज्यूम पूछा है, लेकिन ये प्लस माइनस वाला क्वेश्चन नहीं है, यहां पे सिर्फ वैल्यू आपको बतानी है। तो एक्चुअली में जो करंट सोर्स है वो क्या कर रहा है, पावर डिलीवर। कितनी कर रहा है पावर, इसके पास पावर कितनी है, इसके पास पावर है 1 वॉट की। करंट सोर्स के पास भी 1 इंटू 1 दैट इज 1 वॉट की पावर है। आ गई बात समझ एकदम? अब आप मुझे ये बताइए कि हमें वोल्टेज सोर्स के बारे में भी पावर निकालनी है। वोल्टेज सोर्स में से, मतलब वोल्टेज सोर्स की पावर कब निकाल पाएंगे, जब इसकी करंट पता हो कि कितना करंट दे रहा है। अब देखो, 1 एम्पियर की करंट यहां से चली और 1 एम्पियर यहां पे गई, तो यहां से कितनी करंट आ रही है, सिंपल सी बात है, केसीएल लगा लो। ऑब्वियस सी बात है, 0 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन का मेन चीज है, आपको यहां पे केसीएल ही लगाना है, सिंपल है ना। करंट सोर्स अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकता। वोल्टेज सोर्स जो है उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर मैं वोल्टेज सोर्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी ग्राफ बनाया था, वोल्टेज सोर्स का क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज। कि 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो 1 वोल्ट करंट, 1 वोल्ट हमेशा मेंटेन रहेगा। लेकिन करंट इसमें से 0 भी जा सकती है, 1 भी जा सकती है, 2 भी जा सकती है, 3 भी जा सकती है, -1 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है, -3 भी आ सकती है। और इस वाले केस में इस वोल्टेज सोर्स में से करंट कितनी जा रही है, 0 एम्पियर जा रही है। बस यही केस है। लोड जैसे चेंज होगा, वोल्टेज सोर्स उसके हिसाब से करंट देने लगेगा, बस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो पावर कितनी कंज्यूम हो जाएगी वोल्टेज सोर्स के थ्रू, यही बस चीज समझने में दिक्कत जाती है। अगर आप समझ गए हो तो क्या बात है फिर, 0 वॉट। तो आंसर हो जाएगा 011, हाँ बी। क्लियर? ओके, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, पढ़ो। ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स इज 30 वोल्ट। कोई एक लोड लगा हुआ है, उसके अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज 30 वोल्ट है, मतलब ओपन सर्किट किया हुआ है अभी। ठीक है ना? तो देखो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो उसमें आपको एक बैटरी, प्रैक्टिकल बैटरी को अज्यूम कर लेना है और फिर लोड लगाना है। लोड किसके लिए लगाओगे, किसी सर्किट में ही तो लोड लगाओगे, तो वो सर्किट क्या अज्यूम करोगे, हमेशा अज्यूम कर लेंगे एक बैटरी, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस। अब इसमें लोड लगा देंगे। अभी फिलहाल देखो ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट के अक्रॉस कितना वोल्टेज बोल रहा है, 30 वोल्ट बोल रहा है। और इस बैटरी का कुछ ना कुछ वोल्टेज भी होगा और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो जब ओपन सर्किट का केस है, तो इस केस में करंट जो होगी वो 0 एम्पियर होगी और ई खुद 30 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना? एकदम।
अब बोल रहा है टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है 20 वोल्ट पर जब लोड 15 ओम का कनेक्ट कर देते हैं तो अब भाई क्या कर रहा है दूसरे केस में। क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, वन बाय वन आपको पढ़ते जाना है, आगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 15 ओम का लोड इस पट्टे ने लगा दिया और इसके अक्रॉस वोल्टेज अब कह रहा है 20 वोल्ट है भाई, और यहां पे वैल्यू 30 ऑलरेडी आ ही चुकी है, ये वैल्यू आर की वैल्यू अभी तक नहीं पता, ठीक है ना। तो अब तुम ही बता दो कितनी आएगी आर की वैल्यू, हमसे यही पूछ रहा है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। 30 माइनस 20, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा 10 वोल्ट का, और करंट कितनी फ्लो कर रही है सर्किट में, देखो 20 और 15 का यूज करके करंट निकाल लो, 4/3, तो कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट, 10/4/3, 7.5 हो, समझ गए, ओके टी। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जो अभी हमने किया ना बिल्कुल वही है, बस इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा खतरनाक है क्वेश्चन का। देखिए एक 3 वोल्ट की सप्लाई है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, सप्लाईज ए पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका की रिलेशन ये है। तो चलो तुम एक बैटरी बना दो सिंपल, ज्यादा डरो मत, और एक ये बना दो, और तुम्हें लोड लगा देना है कोई ना कोई नॉन लीनियर लोड, जिसके अक्रॉस क्या है वी नो लोड बराबर आई नो लोड का स्क्वायर, मतलब इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी एन एल है और करंट इसमें आई एन एल आ रहा है। 3 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में, हाँ। अब बोल रहा है पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, इस लोड के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट होगा, तो उसके लिए हमें वोल्टेज भी चाहिए और करंट भी चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हैं, सिंपल निकाल सकते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया किरचॉफ्स लॉ नॉन लीनियर पर भी एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ नहीं है, तो किरचॉफ्स लॉ नॉन लीनियर पे भी एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या लगा दीजिए, केवीएल लगा दीजिए, ठीक है। इस सर्किट में करंट कौन सी फ्लो कर रही है आईएनएल, तो केवीएल क्या कहता है, ये जो 3 वोल्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आईएनएल प्लस वीएनएल, केवीएल लगा रहे हैं ना, तो 3 वोल्ट का ड्रॉप बराबर 2 आईएनएल प्लस का वीएनएल, और वीएनएल खुद क्या है आईएनएल स्क्वायर है, तो इसको लिख लोगे आई एन एल स्क्वायर प्लस 2 आई एन एल माइनस का 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लो फैक्टर बना लो, तो आई एन एल स्क्वायर प्लस 3 आई एन एल माइनस आई एन एल माइनस 3 इक्वल टू 0, और सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा आई एन एल कॉमन, आई एन एल प्लस 3 एंड आई एन एल -1, ऐसा ही कुछ आएगा आई थिंक, है ना, आई एन एल कॉमन, तो आई एन एल प्लस 3 -1 कॉमन, हाँ आई एन एल -1, ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए। अब आई एन एल की 2 वैल्यू आ गई साहब हमारे पास, एक तो कितनी आ गई 1 और एक आ गई -3, अब कौन सी लें, तो देखो यार उसके लिए भी एक तरीका है, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू सही है कौन सी वैल्यू गलत है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर -3 नहीं लेंगे क्या, चेक करना पड़ेगा, देखो कैसे, अगर तुम -3 वैल्यू लेते हो आई एन एल की, तो वीएनएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि वो आईएनएल के स्क्वायर के बराबर है, और तुम्हारा सप्लाई ही 3 वोल्ट का है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा है, तो क्या लोड के अक्रॉस 9 वोल्ट आ सकता है, जी नहीं, पैसिव सर्किट है ना, 3 वोल्ट की सप्लाई पे 9 वोल्ट लोड के अक्रॉस नहीं आ सकता, तो दिस इज इसीलिए रॉन्ग है, तो आईएनएल की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर, तो वीएनएल कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तुम्हें क्या निकालना था, पावर कंज्यूम निकालना था लोड में, तो पावर लोड का कितना आ जाएगा वीएनएल इंटू आईएनएल, जो कि हो गया हमारा 1 वॉट। आ गया समझ, तो बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन था ये, एसएससी जेईई में आया हुआ, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चले, आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन भी काफी सेक्सी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, किया होगा आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, अगर नहीं किया है तो समझो कैसे करना है।
3 लैम्प्स आर इन सर्किट शोन इन फिगर। वैसे ऐसे क्वेश्चन कोई कराता नहीं है आपको इतने पुराने जा जाके, और बच्चे भी इस पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए मुझे कराने पड़ रहे हैं। तो देखिए, 3 लैम्प्स आर इन सर्किट शोन इन फिगर, ठीक है, 3 लैम्प दिखाए हुए हैं, एक 40 वॉट का है, एक और 40 वॉट का और एक 100 वॉट का है। बोल रहा है एट व्हाट कंडीशन 100 वॉट लैम्प विल हैव द मैक्सिमम ब्राइटनेस। 100 वॉट के लैम्प में सबसे ज्यादा उज्ज्वला उज्ज्वल मतलब सबसे ज्यादा ग्लो कब होगा, कब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी, जब इसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगा। जितना पावर डिसिपेट होगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा। तो ज्यादा करंट जाने के लिए क्या करोगे, जो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस जगह, उसको तुम हटा दोगे, है ना। करंट को डिवाइड नहीं होने दोगे, पूरा करंट 100 वोल्ट में से जाएगा, 40 वोल्ट में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है ये तेज जलेगा। तो K1 क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, पहली बात। अब आगे देखो, यहाँ पे K2 है और K3 है। अगर सीरीज में 40, अगर K3 को क्लोज कर दिया तो क्या होगा भाई, 100 वॉट भी रहेगा और 40 वॉट भी रहेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर्किट में, करंट कम हो जाएगा। तो हमें K2 को भी क्या कर देना है, ओपन कर देना है, सिंपल सी बात है। तो फिर K3 को क्या करना पड़ेगा, करंट को फ्लो, अच्छा सॉरी ये K3 है, ये K3 है 3, तो 3 को करेंगे ओपन, और ये है 2, 2 को करेंगे, 2 को करेंगे क्लोज, जिससे कि करंट ऐसे फ्लो कर सके, ऐसे, ना तो इसमें जाए ना है K3 में जाए, ठीक है। चलो बढ़िया, क्या करेंगे भाई, K1 ओपन, K2 क्लोज और K3 ओपन, सीधा सा क्वेश्चन है डी। अब देखिए ये भी एक बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन, आपको पता है एसएससी जेई के अंदर भाई नेटवर्क थ्योरी भर भर के आता है, भर भर के आता है, लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस हर एक साल आते हैं। तो आप ये समझिए कि 2007 से लेके अभी तक कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे जो कि बहुत अच्छे लेवल के होंगे, अच्छे क्वालिटी के होंगे। उन सभी क्वेश्चन से गो थ्रू होके जो चुनिंदा क्वेश्चन है करने लायक, मैं उन्हीं को बस आपको करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सर एसएससी जेई के क्वेश्चन करवाए जा रहे हो आप, तो भाई ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चों से बनते नहीं है, ये उन चुनिंदा क्वेश्चंस में से हैं जो कि आपके करने लायक है, नोटिस करने लायक है, ठीक है। तो देखो इधर भी, अगर आपने किया हुआ है इनको पहले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया हुआ तो अब कर लीजिए। तो यार देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि करंट ड्रॉन बाय टंगस्टन फिलामेंट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर, मतलब एक फिलामेंट है हमारे पास, बल्ब है, एमीटर से करंट उसमें मेजर कर रहे हैं। द एमीटर की रीडिंग अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन विल बी डैश द एमीटर रीडिंग व्हेन द सप्लाई इज स्विच्ड ऑन। तो दो केस बोल रहा है, जब सप्लाई को स्विच ऑन किया है तब, और जब स्टडी स्टेट की कंडीशन आ गई है तब एमीटर की रीडिंग कब क्या होगी। तो यार देखो हम बोलते हैं एट स्टार्टिंग, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तुम ही मुझे बताओ कि जो बल्ब है वो क्या होगा, ठंडा होगा। एट स्टार्टिंग जो हमारा बल्ब है वो क्या होगा, कोल्ड होगा। और एट स्टडी स्टेट, बहुत देर से अगर हमारा बल्ब जल रहा है, इनकेंडेसेंट बल्ब है ना, तो बल्ब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्सट्रीमली हॉट होगा। कोल्ड होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टंगस्टन एक मेटल है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसका। और हॉट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हॉट में जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है जो करंट है वो क्या होगी, कम हो जाएगी भाई। और यहां पर करंट ज्यादा ड्रॉ होगी, तो कम रेजिस्टेंस है, आप देख भी रहे, स्विच ऑन, जब सप्लाई स्विच ऑन करते हो तो करंट काफी ज्यादा ड्रॉ होती है। धीरे 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 करंट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बल्ब गर्म होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, लेस देन एमीटर रीडिंग व्हेन द सप्लाई स्विच्ड ऑन। सो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो, अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें आपको देखिए इंडक्टर के बारे में बोल रहा है कि इंडक्टर की करंट का वेव शेप ऐसा है, वेव शेप ऑफ करंट इंडक्टर में से ये करंट जा रही है, इंडक्टर बना देते हैं, इसमें से करंट किसी इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब वेव शेप ऑफ वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का वेव फॉर्म निकालना है, बहुत ही सिंपल है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो ये कैसा फंक्शन है, रैंप फंक्शन है, रैंप सिग्नल है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्टेप सिग्नल होता है। तो आंसर तो वैसे ही डी आ गया, क्लियर है। लेकिन मान लीजिए यहां पे आपको मैग्नीट्यूड वी दिया है, आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है इसका, ठीक है, कि भाई कितने मैग्नीट्यूड का वेवफॉर्म बनेगा वोल्टेज का, तो वो भी सिंपल है, डी आई बाई डी टी मतलब स्लोप, क्या, स्लोप, स्लोप, स्लोप ऑफ करंट वर्सेस टाइम। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है चेंज इन वाई इज 2 अपॉन चेंज इन एक्स इज टी।
तो v बराबर कितना हो जाएगा, l इंटू 2/t। 2l/t ये कैसी वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक स्टेप सिग्नल हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो बढ़िया। अब ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन देखो कैपेसिटर में भी पूछा है आप ही लोगों से। तो इन द सर्किट V इज द इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है, अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर है 2 फैराड का, करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या होगी। देखो वोल्टेज की वेवफॉर्म दे रखी है, करंट पूछ रहा है, वेरी सिंपल भाई, सेम कॉन्सेप्ट है, I बराबर C dV बाई dt। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, बस वोल्टेज की वेवफॉर्म का स्लोप निकाल लेना है, बार बार उसमें कैपेसिटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आप सबको पता है बनेगा तो ऐसा स्टेप सिग्नल लिया ना। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा चेंज इन y मतलब 10 अपॉन चेंज इन x एक्सिस मतलब 1 माइनस 0 इज 1। तो स्लोप पहले 10 है, फिर इसका स्लोप निकाल लो, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो चेंज इन y क्या होगा, देखो -12 से -12 माइनस का 10, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1। तो -22/2 मतलब माइनस का 11 स्लोप आ गया, ठीक है। फिर इधर से भी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 11 ही आ जाएगा, ये प्लस का 11 आ जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा, ठीक है। तो बस स्लोप निकाल लिया, मतलब dv बाई dt की वैल्यू आ गई। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू का। कैपेसिटेंस कितना है, 2 फैराड का। तो देखो अगर मैं 0 से लेके 1 की बात करता हूं, 0 से 1 की, इसमें आई कितना आएगा, कैपेसिटर की वैल्यू है 2, स्लोप कितना है 10 मतलब 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर तो वैसे ही क्या आ गया, डी आएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आएगा, ये नहीं आएगा। फिर 1 से लेके 3 और लिख लीजिए, 1 से लेके 3 में आई बराबर 2 इंटू स्लोप कितना है -11 तो माइनस का 22। तो पहले 20 फिर -22 फिर प्लस का 22, इसी तरीके से करंट की वेवफॉर्म अब चलती जाएगी, है ना। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इतना आसानी से हो जाता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है। आई होप आपको इसका या तो फॉर्मूला पता हो, नहीं पता है तो इसको देखिए, इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड है हमारे पास, डायमेंशन उसके दे रखे हैं ए बी और सी। ए दे रखा है 5, बी दे रखा है 15 और सी दे रखा है 10, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द रेस्पेक्टिव पेयर्स ऑफ अपोजिट फेस। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, आर ए इज टू आर बी इज टू आर सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए अपॉन बी सी, बी अपॉन ए सी, सी अपॉन ए बी। बस तो ए अपॉन बी सी मतलब 5/150, बी अपॉन ए सी मतलब 15/50, सी अपॉन ए बी मतलब 10/15/75। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम 150 ही हो जाएगा, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5:3 आएगा, 45:2 आएगा 20। इसको लिख लो 1:9:4। तो ये रेशियो हो जाएगा, आंसर है सी, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से बस इसको याद कर लीजिए और इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसको एक बार पॉज करो और ट्राई करके देखो, आई एम डैम श्योर आप लोगों से बड़ी मुश्किल से बनेगा या तो नहीं बनेगा। मैं आपको कराता हूं, देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है, इज फर्दर ड्रॉन सो दैट इट्स डायमीटर बिकम्स 1/5 ऑफ द ओरिजिनल। मतलब इस वायर को इस तरीके से खींच रहे हैं कि डायमीटर 1/5वां हिस्सा ही रह जा रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, विद वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम। तो आप लोगों के लिए मैंने इसको आसान कर दिया है मित्रों, मेरा धन्यवाद कहिए। और मैं आप सभी के लिए इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करके लाया हूं, देखिए वायर रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का जो मतलब अरे वायर का रेजिस्टेंस आर है, डायमीटर को अगर एन टाइम्स कर दें तो, और वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम, तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाता है ये 1/n⁴ टाइम्स आर ओल्ड। तो डायमीटर को कितना कर रहा है, एन टाइम्स, तो फिर नया रेजिस्टेंस है 1/n⁴। अब यहां पे क्वेश्चन में एन क्या है, डायमीटर को किया है 1/5, तो एन की वैल्यू है 1/5। तो आर न्यू क्या होता है, 1/n⁴ आर ओल्ड
वो डेरिवेशन आप लोग बाद में देख सकते हो कैसे हुआ क्या हुआ, आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बस काम हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 इंटू 5 आ गया, 5 की पावर 5 आ गया बेसिकली 125, 625, 3125 ओम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ईएससी का क्वेश्चन है ये, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, ईएससी में आया था। क्लियर है? आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी एक बार पॉज करके बना के देखो, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्ट्राइक में आप हो या अगर मैं भी होता ना, तो फर्स्ट स्ट्राइक में मुझे सिर्फ यही स्टार कनेक्शन दिख रहा है, और मैं इसमें डेल्टा लगाने में ऐसे भिड़ जाता, ये करता, फिर ये करता, फिर ये करता, और तब तक पेपर में मेरा भी हो जाता है ना, पेपर भी मेरा बहुत कुछ करता, फिर रिजल्ट में भी बहुत कुछ करता। लेकिन आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन को बड़ा खतरनाक लेवल पे डिजाइन किया। आप देखिए ध्यान से मेरे भाइयों, देखो आप इसको देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, मतलब ये पॉइंट तो यही है ना, और ये वाले पॉइंट को देखो, है ना, ये अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, इसको नाम दे दूं सी, और इसको नाम दे दूं डी, तो आप देखिए ए से बी के बीच में कितना है 4, देखिए क्या होगा अब, तो बी से सी के बीच में कितना है 6, है ना, सी से डी के बीच में कितना है 9, अब तो सबको दिख गया होगा, डी से ए के बीच में कितना है 6, तो दिख गया ना, यस, और डी से बी के बीच में कितना है 2, तो ये क्या बन रहा है, बैलेंस्ड ब्रिज बन रहा है, तो इसमें 2 ओम का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। समझ गए? तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी मैं मानता हूं कि एक बार में देख के नहीं समझ में आएगा, अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन देखे तो सीधे फेल देना। तो अगर इसको हटा दिया तो फिर क्या बचेगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में करने लायक। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है भाई, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बिल्कुल हड्डी टूट गई इसकी। तो ये देखो 18, 12, 6, 9, 4 और 6, तो 6 और 4 सीरीज में आ गए, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 10 और 15 का पैरेलल कितना हो गया 6, 6 और 12 का कितना हो गया सीरीज 18, 18, 18 का पैरेलल कितना हो गया 9। समझ पाए या नहीं? अरे समझ गए होगे लला। चलो ये क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, कौन से इंसुलेटर की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है? तो आपको यहां पे याद रखनी है एक खतरनाक लेवल की ट्रिक, और वो खतरनाक लेवल की ट्रिक क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हमारे पीएम मोदी जी कहां से हैं, गुजरात से, तो उनकी टीम का नाम क्या होगा, गुजरात टाइटंस। समझ गए? तो पेपर, माइका, ग्लास एंड टेफलॉन, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्टिविटी। हमारे प्रधानमंत्री कहां से होंगे, उनकी टीम का नाम है गुजरात, या ऐसे भी कह सकते हो प्रधानमंत्री कहां से है, गुजरात से हैं, तो GUJARAT ऐसा भी कह सकते हो, ये और भी सिंपल हो गया है ना, प्रधानमंत्री है कहां से, गुजरात से ही है, तो बस काम खत्म, उसमें भी तो टी आ रहा है। ठीक है, हो गया। PMGT, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी हो गई, टेफलॉन की हो गई। एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है सर, तो वो भाई ये लिखी है, देखो पेपर की है 10 की पावर 10, माइका की है 10 की पावर 11, ग्लास की है 10 की पावर 12, और टेफलॉन की 3 × 10 की पावर 12। ठीक है, शाबाश। और मैंने तुम्हें आज ये भी याद करवाया था, सिल्वर की 1.6, कॉपर की 1.7, एल्यूमिनियम की 2.8 और गोल्ड की 2.4। तो सबसे कम सिल्वर, उससे ज्यादा कॉपर, उससे ज्यादा गोल्ड, और सब उससे भी ज्यादा एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो, तो PMGT याद हो गया ना, शाबाश। टेफ्लॉन की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है। और इसी के साथ मेरे मित्रों आज का लेक्चर हुआ समाप्त। कैसा लगा कमेंट में बताना भाई। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए। अब कल के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं क्या, नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स का लेक्चर रहेगा, बहुत ही मजेदार मस्त सेशन रहेगा। सारी की सारी थ्योरम पे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस सभी के सभी मैं करवा दूंगा। थेवेनिन, नॉर्टन, रेसिप्रोसिटी, सब्स्टिट्यूशन, कंपनसेशन, टेलीगन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जितनी भी थ्योरम होती हैं, सुपरपोजिशन, सारी की सारी। ठीक है, तो कल के सेशन का वेट करना। लाइक करे बिना गए तो पाप चढ़ेगा, और कमेंट भी करके बताइए कैसा लगा सेशन। ठीक है, बाय दोस्तों, थैंक यू।